नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है जयवीर शेरगिल के द्वारा। देखो, आज के समय में जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO, UN ये इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पा रही हैं, इनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। यूनिलेटरलिज्म पे ज़्यादा फोकस है बड़े देशों का, खास करके USA और चाइना का। यूनिलेटरलिज्म मतलब अपने आप से डिसीजन लेना और उस डिसीजन को दूसरे देशों पर इम्पोज करने की कोशिश करना। इसके अलावा USA और चाइना दोनों देश प्रोटेक्शनिज्म को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बाहर से इंपोर्ट होने वाले माल पर ज़्यादा टैरिफ लगा के डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेग्जिट ने चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, मतलब अनसर्टेनिटी है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्या होगा आने वाले समय में। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को चाइना के ग्रुप में या फिर USA के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए, या फिर कोल्ड वार के समय इंडिया ने जो रणनीति अपनाई थी वही रणनीति आज के समय में इंडिया को एक बार फिर से अपनाना चाहिए? कोल्ड वार में इंडिया की रणनीति क्या थी? कोल्ड वार में इंडिया की रणनीति थी नॉन अलाइनमेंट, यानी इंडिया किसी भी देश के ग्रुप में शामिल नहीं होगा, इशू के बेसिस पे इंडिया अपना स्टैंड डिसाइड करेगा। तो इंडिया को आज इसी प्रकार की फॉरेन पॉलिसी की आवश्यकता है। इंडिया को आवश्यकता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनोमस ढंग से इंडिया डिसीजन ले सके अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। तो दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो नॉन अलाइनमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का सिंपल मतलब ये है, जब कोई देश बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपने आप से अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डिसीजन लेता है तो कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है उस देश के पास, उस देश की फॉरेन पॉलिसी में। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं जिस लिहाज से हमारा पड़ोसी देश चाइना राइज कर रहा है और चाइना का जो राइज है वो पीसफुल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को USA के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके, चाइना से आने वाले खतरे से निपटा जा सके। लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। हम बात करें पर्टिकुलरली USA और इंडिया रिलेशंस की। इंडिया और USA के रिलेशंस ने हर तरह का टाइम देखा है। एक समय ऐसा था इंडिया और USA के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वो समय था 1970s का। आपको याद होगा 1971 में जब युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। USA उस युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने ही वाला था इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस समय हमारी USSR के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन थी और USSR ने ये साफ कर दिया था अगर USA पाकिस्तान का साथ देगा तो हम इंडिया का साथ देंगे। तो USA बीच में नहीं आया था, लेकिन उस समय रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन जैसे ही देखो LPG रिफॉर्म्स आए इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करने लगी, कोल्ड वार समाप्त हो चुका था 1990 के बाद और चाइना एक मेजर पावर के रूप में इमर्ज होकर आया, तो USA को लगने लगा इंडिया एक यूज़फुल साथी हो सकता है, एक तो चाइना को कंटेन करने के लिए, दूसरा इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इंडिया एक इम्पोर्टेंट मार्केट का काम कर सकता है USA के लिए। तो USA और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हुए। अहम पड़ाव दोनों देशों के रिलेशंस में तब आया जब इंडिया और USA के बीच न्यूक्लियर डील साइन हुई। इस डील की सिग्निफिकेंस देखो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था तो सबसे ज़्यादा शोर मचाया गया था USA के द्वारा। इवन NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया के ही न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इंडिया और USA के बीच जब न्यूक्लियर डील साइन हुई तो USA ने यह भी वादा किया जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है, जैसे NSG, MTCR, वासिनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इन सब में इंडिया की मेंबरशिप को USA सपोर्ट करेगा। ये इंडिया की बड़ी जीत थी। एक प्रकार से USA ने इंडिया को लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर मान लिया था। इसके अलावा देखो, इंडिया और USA के बीच टेररिज्म को लेके काफ़ी कोऑपरेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में। आप एग्जांपल ले लीजिए मसूद अजहर का। मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करवाने में USA ने हमारा पूरा साथ दिया, लेकिन
बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत से इश्यूज पर टकराव है इंडिया और यूएसए के बीच हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे राइटर कहते हैं कि हम यूएसए पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। पिछले साल यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया यूनिलेटरली, और उसके बाद यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूएसए ने दूसरे देशों को भी कहा कि आप हमारी सैंक्शंस को मानिए, फॉलो कीजिए। इंडिया ने कहा कि भैया अगर यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए होते ईरान के ऊपर तब तो हम फॉलो करते, आप खुद की मनमानी कर रहे हो, खुद से आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और दूसरे देशों को भी आप प्रेशराइज कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो कि हमारी सैंक्शंस को मानिए। ये चीज़ जो है इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट है। लेकिन डेटा ये शो करता है कि यूएसए के दबाव में आके इंडिया ने कुछ हद तक ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम कर दिया है। यूएसए हम पर और भी दबाव बना रहा है, लेकिन पूरी तरह से यूएसए के सैंक्शंस को मानना इंडिया के हित में नहीं है। क्योंकि देखो, एक तो ईरान हमें सस्ता ऑयल प्रोवाइड करता है, आसान टर्म्स पर उपलब्ध करवाता है। तीसरा, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरान से इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल के हिसाब से हैं। सऊदी अरेबिया से हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको रिफाइन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा रिफाइनरीज उपलब्ध नहीं हैं। तो ईरान रिलेशंस को लेके हमारे डिफरेंसेस हैं इंडिया और यूएसए के बीच। और भी काफ़ी सारी डायमेंशन हैं, जैसे छबार पोर्ट है, कनेक्टिविटी है। लेकिन फिलहाल हमारा इस डिस्कशन का जो मुख्य बिंदु है वो इंडिया ईरान रिलेशंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यूएसए पाकिस्तान रिलेशनशिप। देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यूएसए में। यूएसए के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस, वो तो पूरी तरह से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो यूएसए के राष्ट्रपति है ट्रंप, इनका कुछ नहीं पता। ये एक दिन पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, अगले दिन तारीफ कर देते हैं, अगले दिन ये बोल देते हैं पाकिस्तान यूएसए और ईरान के बीच मीडिएशन करवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यूएसए में कि पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते हैं कैसे। नेक्स्ट, डिफेंस इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। देखो, इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट कर रहा है, और यूएसए नहीं चाहता इंडिया रशिया से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट करे। यूएसए कहता है हमारा एक काटसा एक्ट है जिसके तहत अगर कोई रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करेगा तो हम उनसे ट्रेड करना बंद कर देंगे। लेकिन इंडिया ने यूएसए की बात नहीं मानी और इंडिया आगे बढ़ रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया से परचेज करने के लिए। उसके बाद ट्रेड डाइस में तो देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यूएसए ने हमसे GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस वापस ले लिया। हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर अब टैरिफ ज़्यादा लग रहा है जब हम उन प्रोडक्ट्स को यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए ने वैसे भी हमारे स्टील और एल्यूमिनियम संबंधित काफ़ी प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। यूएसए हमको चाइना के साथ रिलेट करके देखता है। जब भी यूएसए बोलता है तो यूँ बोलता है इंडिया चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ वो एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, यूएसए को इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जबकि देखो, इंडिया और चाइना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना अपने माल की डंपिंग करता है, इंडिया ऐसा नहीं करता है। उसके बाद यूएसए ये भी बोलता है WTO से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हासिल किया हुआ है इंडिया और चाइना ने, और इससे यूएसए को नुकसान हो रहा है। तो WTO इंडिया से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस वापस ले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अभी देखो, हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएसए में गए थे तो वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, हाउडी मोदी। तो लग रहा था जैसे काफ़ी मधुरता है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच, किसी प्रकार की ट्रेड डील साइन हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी प्रकार की ट्रेड डील दोनों देशों के बीच नहीं साइन हुई। नेक्स्ट है चाइना का डायमेंशन। यूएसए को ये लगता है इंडिया एक मोहरा हो सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात आती है तो यूएसए को लगता है इस रीजन में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश मिलके चाइना को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया इस कंसेप्ट से खुश नहीं है। इंडिया को ये लगता है इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया के लिए यूजफुल हो सकता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर देश को कंटेन करने के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रोल क्या हो सकता है, इसको लेके भी डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यूएसए WTO को इग्नोर कर रहा है। UN को ट्रंप बोलते हैं ये तो सिर्फ बातचीत की दुकान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यूएसए पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गए।
जबकि इंडिया ये चाहता है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। नेक्स्ट, बूट्स इन अफगानिस्तान। यूएसए ये बोलता है हम अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया अपनी सेना भेजे अफगानिस्तान में, वहाँ पर अफगान सरकार की मदद करने के लिए। इंडिया ने ये बात नहीं मानी। खैर वो बात अलग है। अब यूएसए कोशिश कर रहा है किसी न किसी प्रकार से तालिबान से कोई डील साइन हो जाए और यूएसए अपना इज्जत बचा के, अपना फेस बचा के अफगानिस्तान से चला जाए। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है, यूएसए अनरिलायबल है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो सीरिया में। कुर्दिश फाइटर्स ने यूएसए का काफ़ी साथ दिया था इस्लामिक स्टेट से लड़ने में, लेकिन कुर्दिश फाइटर्स को यूएसए छोड़ के चला गया और टर्की ने सीरिया में कुर्दिश रीजन्स पर अटैक कर दिया। तो देखो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप यूएसए पर रिलाय नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आज रसिया से हथियारों को इंपोर्ट करना बंद कर दो, मान लेते हैं एक बार यूएसए के कहने पर इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करने का जो प्रोग्राम है छोड़ दिया, क्या गारंटी है कल को यूएसए और रशिया के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे? यही तो बात है ना। यूएसए दूसरे देशों को बोलता है, लेकिन कल को खुद यूएसए ईरान के साथ बात करना स्टार्ट कर देगा, रशिया और चाइना के साथ कल को यूएसए के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, तो हमारी तो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना। हम चाइना के साथ बाद में कैसे रिलेशंस अच्छे करेंगे, या फिर रशिया और ईरान के साथ रिलेशंस कैसे अच्छे करेंगे? उनको तो लगेगा कि जब आवश्यकता थी इंडिया हमें छोड़ के चला गया, आज फिर से इंडिया हमारे पास आ गया। तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा और इंडिया को समझना होगा कि यूएसए के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। यूएसए तो कल को पलटी मार सकता है। जिन देशों के साथ ट्रेड ना करने की आज बात कर रहा है यूएसए, कल को यूएसए खुद उन देशों से ट्रेड करेगा अगर ये यूएसए के हित में होगा। तो लास्ट में आप कंक्लूजन में ये बोल सकते हो कि पहले जो इंडिया की रणनीति हुआ करती थी, नॉन अलाइनमेंट की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, आज वही रणनीति हमें एक बार फिर से अपनाने की आवश्यकता है। जहां जिन इश्यूज पर इंडिया और चाइना सेम पेज पर हैं, मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उन इश्यूज पर इंडिया और चाइना आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। और अगर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेके इंडिया और यूएसए सेम पेज पर हैं, दोनों देशों के सेम इंटरेस्ट हैं, तो उन इश्यूज पर इंडिया और यूएसए आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।